रहमानिर्रहीम सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरह की जाती है, उसमें कौन-कौन से रूल्स को फ़ॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को अगर देखा जाए तो इसके लिए हम एक फ़ार्मूला बनाते हैं। वो फ़ार्मूला क्या है? तो उसमें हम कहते हैं कि स्कूल स्कूल फिर पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल and then federal district public school। ये एक फार्मूला है जो आप लोगों ने याद करना है। अब इस फार्मूले में कौन कौन सी चीज़ें हमने लेनी है, इसमें अगर हम यहाँ देखें स्कूल में से हमने एस लेना है, फिर स्कूल में से एस लेना है, फिर पब्लिक में से पी लेना है, फिर एस लेना है, फिर यहाँ से पी लेना है, ठीक है, फिर यहाँ से एस लेना है, फिर यहाँ से डी, फिर पी एस डी पी एस एफ डी पी एस एफ डी पी एंड एस, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से लेनी है। अब जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है, तो ये जो एस है, तो एस जो है ये सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद दोबारा एस लिखा जाता है, फिर इसके बाद पी, ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा एस सबशेल, फिर इसके बाद दोबारा पी सबशेल, फिर एस सबशेल, फिर डी सबशेल, फिर पी सबशेल, ठीक है, फिर इसके बाद एस सबशेल, फिर इसके बाद डी सबशेल, फिर इसके बाद जो है वो पी सबशेल, फिर इसके बाद जो है वो एस सबशेल, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो एफ सबशेल है, फिर इसके बाद जो है वो डी सबशेल है, फिर इसके बाद पी सबशेल है, फिर इसके बाद एस है, फिर दोबारा एफ सबशेल है, फिर इसके बाद जो है वो डी सबशेल है, फिर पी सबशेल है और फिर एस सबशेल है, ठीक है। ये एक पैटर्न यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसमें नंबरिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबरिंग हम एस की जब नंबरिंग करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। पी की जब नंबरिंग करेंगे तो पी की नंबरिंग हम 2 से करेंगे, यानी 2 3 4 5 6 7। डी की नंबरिंग जब हम करेंगे तो डी जो है वो 3 से इसका नंबर स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6। और एफ को जब हम नंबरिंग देंगे तो एफ की नंबरिंग जो है वो किससे स्टार्ट करेंगे, हम 4 से स्टार्ट करेंगे, यानी ये 4 एफ है और ये 5 एफ है। अब ये सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक पैटर्न जो है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है। इस फार्मूले के तहत जो है आप किसी भी एलिमेंट जो है उसके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है जो सबको पता है। अब ये जो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये फार्मूला कैसे बना है, ठीक है। ये जो सब शेल्स की मैंने अरेंजमेंट यहाँ पे लिखी है, ये सब शेल की अरेंजमेंट कैसे आई है, ठीक है। अब ये कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के तहत जो है हम ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो अरेंजमेंट है ये हम बनाते हैं, ठीक है। वैसे तो याद करने के लिए आपको फार्मूला मैंने बताया है, लेकिन इसकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई है, ठीक है, ये कुछ रूल्स के तहत आई है। तो उन रूल्स को हम जो है वो 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल जो है इसमें है वो है ऑफ द प्रिंसिपल, ऑफ द प्रिंसिपल, ऑफ द प्रिंसिपल।
आफ्बा प्रिंसिपल जो है ये क्या कहता है? आफ्बा प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल है जो मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे अहम है, ठीक है। मतलब ये कि बेसिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से हम किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर सकते हैं, वो आफ्बा प्रिंसिपल है। तो आफ्बा प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सब शेल्स के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल जो है वो फिल होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड इन सब शेल और ऑर्बिटल। सब शेल्स या ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल होते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल क्या है? जैसे आप देखें 1s, ठीक है, 1s के बाद जो है वो 2s है। अब 1s और 2s में अगर हम देखें तो किसकी एनर्जी कम है? 1s की एनर्जी जो है वो कम है, 2s की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर 2s के बाद आता है 2p, 2s और 2p को अगर हम देखें तो 2p की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, 2s की एनर्जी कम है। इसी तरह 2p के बाद जो है वो 3s आता है, ठीक है। 3s के बाद जो है वो 3p आता है। अब ये एक एनर्जी लेवल जो है उसका एक पैटर्न है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होगी वो इसी हिसाब से होगी। मतलब ये कि जिसकी एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर फिल होंगे पहले, और जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसके में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो बाद में होगी। जिस तरह यहाँ पे 1s है और फिर 2s है। अब ये नहीं होगा कि 1s में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद हम 2p में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें, ठीक है। 1s में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के बाद फिर किस में फिल किया जाएगा? 2s में किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और आगे जो है आगे भी s है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब 2s जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो फिर किस में होगी? p में होगी। जब p फिल हो जाएगा तो फिर किस में होगी? फिर दोबारा जो है वो s है, फिर दोबारा जो है वो p सब शेल है। तो इस तरह जो सब शेल्स का एक पैटर्न है, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल का एक पैटर्न है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग भी उसी हिसाब से होगी। तो इस प्रिंसिपल को हम क्या नाम देते हैं? आफ्बा प्रिंसिपल जो है इसका नाम देते हैं, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल जो है हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी एनर्जी कम है? अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक रूल है n+l रूल, ठीक है, n+l रूल। अब n+l रूल जो है ये हमें बताता है कि किस सब शेल की एनर्जी कम है, किस सब शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। अब देखें जिस तरह यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 1s और 2s जो है इन दोनों को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ कि 1s की एनर्जी ज़्यादा है या फिर 2s की एनर्जी ज़्यादा है। अब 1s के लिए अगर मैं देखूँ 1s के लिए, अब 1s के लिए n की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे 1 है तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है, प्लस अब s है तो s के लिए l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो मतलब यह है कि यहाँ पे n+l की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। अच्छा ये 1s हो गया। अब इसी तरह 2s को मैं देखूँ अगर, ठीक है, 1s और 2s को हम कंपेयर करने जा रहे हैं। अगर 2s को मैं यहाँ पे देखूँ तो 2s में n की वैल्यू क्या है? यहाँ पे भी मैं वही n+l रूल जो है वो लगाना चाह रहा हूँ। अब 2s के लिए n की वैल्यू क्या है? 2 है। और आगे जो है वो s है, s सब शेल है, तो s सब शेल के लिए अभी मैंने आपको बताया कि कितनी होती है? 0 होती है। ये इसका आंसर कितना आया? 2 आया। अब देखें 1s के लिए n+l की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। और 2s के लिए n+l की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। तो मतलब ये कि जिसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी।
ठीक है। n प्लस एल वैल्यू जो है, n प्लस एल वैल्यू जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। जितनी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उतनी सब शेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं अगर आपको बताता चलूँ, यहाँ पे देखें ये है 4s और 3d, 4s एंड 3d। अब 4s एंड 3d में अगर हम कंपेयर करना चाहें कि किसकी वैल्यू जो है, किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। अब 4s के लिए मैं दोबारा n प्लस एल रूल जो है वो लगाऊं अगर, तो 4s के लिए n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। और आगे s सब शेल है तो s सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक है। अब दूसरी चीज़ इस साइड पे हम इसको 3d को देखते हैं। अब 3d जो है, 3d के में n प्लस एल रूल यहाँ पे अगर हम लगाएं तो n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। अब d सब शेल है, d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 5 आया। अब यहाँ अगर इन दोनों के दरमियान मैं कंपैरिजन देखूं, यानी 4s एंड 3d के दरमियान अगर मैं कंपैरिजन देखूं तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, 4s की या 3d की। तो 4s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और 3d की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। अब एक और दो सब शेल्स एक हैं जिनमें हम जो है वो कंपेयर करना चाह रहे हैं, 3d एंड 4s, 3d एंड 4p, सॉरी 3d एंड 4p। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम कंपेयर करना चाहें कि किसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है, तो इसमें दोबारा हम n प्लस एल रूल फॉलो लगाते हैं। यहाँ पे n प्लस एल रूल के मुताबिक यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। और d सब शेल है, d सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसकी n प्लस एल की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। अब ये है 4p। अब 4p में यहाँ पे भी n प्लस एल रूल लगाते हैं। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4, और क्योंकि ये p सब शेल है, ठीक है, p सब शेल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है। s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। अब इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब दोनों यानी 3d और 4p दोनों का आंसर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि दोनों क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही है तो फिर क्या होगा, दोनों का जो एनर्जी है वो सेम होगी। ठीक है। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। अब यहाँ पे जब दोनों की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ रही हो, फिर आपने ये देखना है कि किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा है, किसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो बड़ा है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा होगा, ठीक है, उसकी n प्लस यानी एनर्जी जो है उसकी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर हम देखें 3d और 4p के दरमियान कंपैरिजन अगर हम करें तो 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है और 4p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 4 है। यानी 4p का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बड़ा है, 3d का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो छोटा है। तो अगर हम इन दोनों में कंपैरिजन करें एनर्जी का तो 3d की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और 4p की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है। n प्लस एल की वैल्यू दोनों की सेम आ रही है, लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4p का बड़ा है तो इसलिए इसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है, पहले इलेक्ट्रॉन 3d में फिल होंगे, इसके बाद जो है वो 4p के अंदर फिल होंगे। चले, ये दो इसके प्रिंसिपल हो गया। अब थर्ड जो है वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो थर्ड प्रिंसिपल है वो है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। क्या मतलब है इसका, कि किसी ऑर्बिटल के अंदर,
ठीक है, किसी ऑर्बिटल्स के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अच्छा पहले तो ये है कि एक ऑर्बिटल्स के अंदर एक ऑर्बिटल जो है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये पिछले लेक्चर में क्वांटम नंबर वाला जो था उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कोई भी ऑर्बिटल हो, किसी चीज़ का भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो s का हो, चाहे p का हो, चाहे d का हो, चाहे f का हो, किसी का भी ऑर्बिटल हो, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, अब पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं किसी ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर है, ये चारों वैल्यू जो है ये कभी भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की सेम नहीं होंगी। 3 वैल्यूज जो है वो अगर सेम हो सकती हैं, लेकिन चौथी वैल्यू जो है वो क्या होगी? डिफरेंट ज़रूर होगी। अब इसकी जो है मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ 3px, इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का हमने जितने भी क्वांटम नंबर्स हैं, ठीक है, वो वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है और देखना है कि क्या ये जो पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है, ठीक है, क्या वो इसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। अब देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, 3px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम देखते हैं। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो कितना होगा? यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा? 3 होगा। सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी 3 होगा, क्योंकि दोनों जो है वो सेम ही शेल के अंदर मौजूद हैं। शेल का नंबर दोनों का सेम है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा? सेम होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद बारी आती है एजीमुथल क्वांटम नंबर की। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर दोनों का क्या होगा? px है, ठीक है, तो जब p हो तो p के लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 होगी। इसके लिए इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे 0 और 1 होती है, ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है वो 1 है। फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को अगर हम देखें, दोनों में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अब दोनों जो है वो px के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी px के अंदर मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन्स भी px के अंदर मौजूद है, तो दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी क्या है? सेम है। इसकी भी 1 मैं +1 लगा देता हूँ, इसका भी मैं +1 लगा देता हूँ, दोनों का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो सेम है। अब लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको s से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है वो डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट करता है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। और ये मैंने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? +1/2, ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? -1/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल्स के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में हमने चारों वैल्यूज जो हैं वो फाइंड की हैं, तो उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोनों का सेम है,